आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे, मिड ऑफ द वीक चल रहा है और आज हमने मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा और जो है काफ़ी ज़्यादा जो कुछ सेक्टर्स थे उसमें हमने पॉजिटिविटी देखी और कुछ रिजल्ट्स थे, मेन रिजल्ट्स थे, लेकिन रिजल्ट ने जो है थोड़ा सा मायूस किया है। और जो मेजर रिजल्ट्स थे, इसमें से अगर मैं नाम लूं तो पायनियर सीमेंट का रिजल्ट था और हम नेटवर्क का रिजल्ट था। और जो है इसके अलावा बैंक अल हबीब का भी रिजल्ट था। तीनों रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थे। और इसके अलावा जो है आगे फर्दर क्या मार्केट रहती है और जो है मार्केट में इस वक्त कौन सा फेज चल रहा है टेक्निकली, ये हम जानेंगे आज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, इमरान मेमन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सी इक्विटीज़ में, और उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे प्रोग्राम्स को भी लाइक करें और इसके अलावा आप इसको जो है शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके अलावा आपने जो है बेल आइकन ज़रूर हिट करना है, वो इसलिए क्योंकि जो है आप कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन और वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। जी हाँ, तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच। आज आपकी तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं, आप जो है आएंगे, प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू। और जी जी, सर, मोस्ट वेलकम। सर सबसे पहले तो आज की मार्केट का मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आप हम हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। अच्छा देखें, दो चीजें हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह लेटर ऑन। लेकिन अगर हम बात करें तो आज मार्केट ने या इंडेक्स ने आफ्टर 3 consecutive सेशंस ऑफ लॉसेस आज एक पॉजिटिव मूव दिखाया है। बट वो पॉजिटिव मूव उस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई बुलिश रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं है। बुलिश रिवर्सल से मुराद ये नहीं है कि हम किसी मंदी में जो अभी आपने शुरू में बात की कि हम ये देखना चाहेंगे कि मार्केट किस फेज में है। तो मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन फेज, जो कि एक जब भी एक तेजी हो जाती है, तेजी के बाद मार्केट में एक पॉज आता है। उस पॉज के ऊपर मार्केट रेस्ट करती है और कंसोलिडेट करती है, नए लेवल्स की तैयारी कर रही होती है, और वहीं पे देखना होता है कि वो कंसोलिडेशन एक अच्छी करेक्शन की तरफ निशानदेही तो नहीं कर रही। और अगर अच्छी करेक्शन की तरफ निशानदेही कर रही होती है तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से जब मंदी हो जाती है तो मंदी के बाद भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा होता है, जिसमें देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो कंसोलिडेशन फेज में हमेशा तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से डायरेक्शन किस तरह से बन रही है। अगर हम यूं बात करें तो आप ये समझें कि 26 जनवरी से, अगर हम इस वक्त 12 फरवरी में हैं, तो ये 26 जनवरी से 12 फरवरी तक मार्केट ने बिल्कुल एक फ्लैट मूवमेंट दिखाई है। 26 जनवरी को मार्केट थी 1,88,000 की क्लोजिंग आई थी। आज मार्केट ने 1,83,000 की क्लोजिंग दिखाई है। तो 5,000 पॉइंट्स में ये तकरीबन आप समझे कि कमोबेश कोई 15 दिन इसी तरह से निकल गए ना, कि 5,000 पॉइंट्स की रेंज से सही। मार्केट बाहर नहीं आ पा रही। तो ये कंसोलिडेशन फेज चलता रहेगा, और कंसोलिडेशन फेज में सबसे ज्यादा नुकसान होता है वॉल्यूम्स में, हाँ 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 क्योंकि हाँ। बायर्स और सेलर्स दोनों ये वेट कर रहे होते हैं कि नहीं, हम एक सर्टेन लेवल हिट हो तो हम काम करेंगे। अभी
फायदा नहीं है काम करने का और अपने पैसे बर्बाद करने का। ओके, सही, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और जो है यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम है, सवालात आ गए हैं, तो हम जो है पार्टिसिपेंट्स के सवालात ले लेते हैं। सबसे पहले जी एम साकिब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर छोटे स्क्रिप्ट्स हैं ये, आयशा स्टील और सीनर्जी, इनके हवाले से काइंडली जी सर बताइए। अच्छा देखिए, सिनर्जी मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में, जब ये कोई 7 रुपए के आसपास था, तब मैंने ये कहा था कि इसको बाय करना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें बाय करना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करें, अगर आपने लिया हुआ है तो। अगर नहीं लिया हुआ और अब आप अब लेने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और ये देखिएगा कि 7 रुपए 80 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। फॉर आयशा स्टील, आयशा स्टील मैं समझता हूँ कि अबव 1250 ये एक अच्छी रेंज में है। हाउएवर इट हैज टू ब्रेक 16 रुपीज फॉर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तब तक ये अगले, मैं समझता हूँ कि शायद बाय एंड ऑफ फरवरी या मिड ऑफ मार्च ये इसी रेंज में चलता रहेगा। शायद ये ऊपर 15 रुपए ना तोड़े, नीचे 12.5 ना तोड़े। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी आमिर खलील, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक तो मैडम आपने टाइम 6:30 दिया था। मैं अभी ड्राइविंग करके आपका जूम मीटिंग देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा खतरा मोल जी, वो लिया है। चले मैं आपकी इसकी करेक्शन टाइमिंग करवा दूंगी। 6:30 है। एक्चुअली वो ऑन एयर टाइम होता है। जी जी, अपना सवाल कर लें सर। अच्छा सर, अच्छा मैडम, सर ये ओ बॉय के बारे में पूछना चाहता था, और मुगल के बारे में। मुगल की मेरी अच्छा बाइंग है और 90 की, और ओ बॉय की बाइंग है 15 की। ओके, ऑयल बॉय मैं समझता हूँ कि अगर ये जिस लेवल पे अभी खड़ा हुआ है 12 सवा 12, ये लेवल अगर होल्ड करता है तो ये दोबारा 14.5 तक जा सकता है। ठीक है, और अगर ये लेवल तोड़ता है, मिसाल है ये 1180 का लेवल तोड़ देता है, तो फिर हम इसमें एक डीपर करेक्शन देख सकेंगे। तकरीबन कोई आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट 9 रुपए या 7 रुपए तक ये आ सकता है। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करें। 11 रुपए 80 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मुश्किल है कि ये अगले शायद 15-20 दिन या हो सकता है कि महीना भर भी ये 14.5 की रेंज से बाहर ना आ सके। अच्छा, मुगल का आपने पूछा। मुगल मैं समझता हूँ कि 78 के आसपास इसमें बाय करनी चाहिए। इसकी करेक्शन वहां पे कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। सही, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। जी चौधरी जुहेर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक, आपने कुछ अर्सा पहले डीएफएमएल पे एक वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम तो जी लग रहा था कि ये ऐसा नहीं होगा, बट वैसा आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग ही उसने मूव किया, वो 20 तक आ गया था। तो जी आपने उसका टारगेट लिया था मार्च या जुलाई का, आई थिंक 72 रुपीज़ का। तो क्या वो जी टारगेट इंटैक्ट है? और दूसरा, एनसीपीएल में एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, क्योंकि उसके गैप काफी खड़े हैं। तो बस ये दो ओके। क्वेश्चन है मेरे, बता दें। थैंक यू सो मच। डीएफएमएल, हाँ, जैसे मार्च या जुलाई तक का हमने जो ये टारगेट दिया हुआ था वो इंशाल्लाह ताला इंटैक्ट है। और मैं समझता हूँ कि ये जो 23 या 20 की रेंज है ना, ये एक अच्छी रेंज है इसको बाय करने के लिए। अ, जब सर हम बात 70 कर रहे का होते हैं टारगेट था ना, आपका? सर जी जी आपका मैं 70 का टारगेट था तो? जी 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 अब वो देखिए ना, अब हम बात कर रहे हैं जुलाई की, अभी हम खड़े हुए हैं फरवरी में। जुलाई से जी, फरवरी का गैप कितना है? 4 महीने का। 4 महीने में क्या? दिन कितने हैं? अगर हम 20 वर्किंग डेज भी लगाएं तो इट जी मेक्स क्या कहते हैं, 80 डेज का फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम लें और 80 सेकंड्स में हमारा टारगेट हिट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो जी थोड़ा जी सा ना इसको भी देखना होता है साथ में।
दूसरा आपने स्टॉक क्या पूछा था मेरे भाई? एनसीपीएल सर, एनसीपीएल, एनसीपीएल ओके, का। ओके, ओके। एनसीपीएल मैं समझता हूं कि अगर ये 71 का लेवल तोड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल है कि इस लेवल को तोड़े, लेकिन अगर तोड़ता है तो 51 तक आ सकता है। 51 और 53 की जो रेंज है ना, वो एक अच्छी रेंज होगी इसको बाय करने के लिए। अभी उससे फिलहाल ऊपर देखिए, हर चीज का एक टारगेट होता है। इसका टारगेट जो 90 रुपीज का था ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट था। इसका रियलिस्टिक टारगेट बनता था समवेयर बिटवीन 85 एंड 88। 90 रुपीज वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट, वो हो चुका। अब मुझे नहीं लगता कि अगले शायद तीन महीने तक या 2 महीने तक ये उस लेवल पे वापस आ सके। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। जी। जी जावेद साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी जी सलाम। जी। अच्छा सर, ये हेस्कोल आपका भी पसंदीदा स्टॉक है और मेरा भी पसंदीदा है। इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था, कुछ आजकल ये प्रेशर में है, काफी इसकी सेलिंग हो रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, नादिया जरा आप जरा कैमरे पे आइएगा। ये जो मैं आपसे शुरू में कहा था ना कि मैं 2 चीजें डिस्कस करूंगा आज। आप जी जरा कैमरे पे आइएगा। मैं जावेद साहब का जवाब देने से पहले जो एक मेन बात है ना, वो मैं करना चाहूंगा। आप जरा जी कैमरा ऑन कीजिएगा, मतलब आप स्क्रीन पे आइएगा। जावेद साहब शायद अभी वो स्पीकर मोड में है। अच्छा अच्छा जी सर, आप मैं तो सबसे कैमरे पे ही आप हूँ। जी जी जी, आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने आप सबके पास डिजिटल वॉच या आप पीसी पे बैठे हुए हैं या मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप वॉच जरूर होगी। आप लोग अपने अपने स्टॉप लॉस स्टार्ट कीजिए और सांस लेना शुरू कीजिए जरा। सर, सर मैं मैंने भी सांस सवाल छोड़ना मैं भी नहीं है, पूछा, करूँ। किसी दूसरे बंदे सिर्फ ने पूछ सांस लिया। लेना नहीं है, सिर्फ सांस लेते रहना है, सांस छोड़ना नहीं अल्लाह अल्लाह। है। ले जरा, और मुझे बताइएगा कितने सेकंड्स तक आप लोग ये काम कर रहे हैं। सर ये सवाल तो किसी और ने पूछ लिया था। मेरा तो आपका सवाल ही सांस नहीं छूट हुआ। गया? सर, अच्छा, मेरी तो कि, बस हो गई। कि, अच्छा, कितने सर सेकंड्स में आपका सांस छूटा? सर, मेरे ख्याल से मेरा 30 सेकेंड होगा। मैं तो 1 मिनट का 30 टारगेट सेकंड लगा के बैठी हुई थी, चलें, लेकिन वो ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने कहा आप 1 मिनट का टारगेट लगा के बैठी हुई थी, ऐसा ही है? हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। अब बाकी आपकी ऑडियंस आपको शायद टेक्स्ट मैसेज कर देगी या वैसे बता देगी। किसी के 15 सेकंड होंगे, किसी के 20 सेकंड होंगे, किसी के 30 जावेद सेकंड इकबाल होंगे। साहब, बताएं आपने कितनी देर छोड़ा? आपकी वजह से हम सब ने ये एक्सरसाइज की है। आप अपना तो बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी अभी जिस बात को करने वाला हूँ ना, ये बहुत जी जी इंपॉर्टेंट है। अभी जावेद साहब ने कहा ना कि हेस्कॉल प्रेशर ले रहा है। देखिए, हाँ हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सांस है ना। हम शायद खाए बगैर रह सकते हैं, हम पिए बगैर रह सकते हैं, नहाए बगैर रह सकते हैं, मार्केट में काम किए बगैर रह सकते हैं, लेकिन सांस के बगैर नहीं रह सकते। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन इस सांस ये सांस हमारे अंदर जाती है तो जिंदगी है ना। बिल्कुल। आपने बताया कि आप 30 सेकंड से ज्यादा ये सांस अंदर नहीं ले सकी, आपने सांस को छोड़ना था। हाँ हाँ एग्जैक्टली। स्टॉक मार्केट में हम ये आके भूल जाते हैं हाँ कि एक चीज ऊपर आ रही है, आ रही है, आ रही है भाई, उसको एक्सेल भी करना है। सही अदरवाइज बात। देखें, अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा सांस को होल्ड करती, क्या होता? आप हाँफना शुरू कर देती, आपके आपके लंग्स जवाब देने शुरू कर देते, आपको खांसी आना शुरू हो जाती ना। हाँ ऐसे ही ऐसे ही होता ना। होता, ऐसे ही होता, बिल्कुल तो बिल्कुल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारे जिंदगी में, वो भी हम सिर्फ इनहेल नहीं कर सकते, हमें उसको बाहर भी निकालना है। मैं ओके। खाना पीना ये तो बहुत सेकेंडरी बात कर रहा हूँ। ये बहुत बेसिक चीज है ना। हम यहाँ पे आके भूल जाते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, भाई हेस्कॉल का अगर 40 रुपए का टारगेट अगले 6 महीने का है, तो भाई ये 28 रुपए के आसपास, 26 रुपए के आसपास प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है ना। हम ये यस। क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल। जब इतनी इतनी इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको बताई ना, आपने कहा मेरा 1 मिनट का टारगेट था, एक आपका 1 मिनट का टारगेट पूरा नहीं हुआ ना। नहीं। अब 30 सेकंड में आपका बस हो गई ना, तो आपने कहीं ना कहीं बस हो गई। जब आप देख रहे हैं कि भाई हेस्कॉल में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो आप भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। मतलब कोई फर्ज नमाज तो नहीं है ना कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल। नहीं सर, मैं तो इससे सिर्फ ये इससे कहना इससे चाह रहा था। जी, सर, वो मैं तो बाद में सर कहिएगा, पहले ये बताएं कितने मिनट आपने सांस रोकी? हम सबकी एक्सरसाइज करवाइए आपने। नहीं सर, मैं तो एक नॉर्मल इंसान जितना रोकता है शायद उतनी ही रोका होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था
हेस्कोल मेरा भी पसंदीदा है पिछले 3 साल से, और सर का भी पसंदीदा है। और मैंने तो इसमें 3 साल में कम से कम 10 दफा प्रॉफिट टेकिंग की है। तो मेरे पास तो 4 लाख शेयर्स होते हैं नॉर्मली हेस्कोल के पिछले 3 साल में। तो मैं तो सर को अप्रिशिएट करूंगा कि सर ने आइडेंटिफाई किया हुआ है ये शेयर, और मैं सर से फुली एग्री करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसकी रेंज है ना, जो आप ये समझें कि अगर हम 11 फरवरी में खड़े हैं तो 11 मार्च तक अगले एक महीने में जो इसकी रेंज एक्सपेक्टेड है वो बिटवीन 2250 एंड 31 है। इसी रेंज को आप प्ले करें और बड़े आराम से प्ले करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड स्ट्रिक्ट प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटेजी। सही, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। एक माजिद एक इसके इसी के रिलेशन में एक कहावत शेयर करूंगा। आप अपनी टैगलाइन भी लिख दीजिएगा आज के वीडियो में। मार्केट की बड़ी अच्छी कहावत है कि ट्रेड व्हाट यू सी, डू नॉट ट्रेड व्हाट यू वांट। बिल्कुल। जो आपको नजर आ रहा है ना, आप वो करें। आपकी ख्वाहिश पे नहीं चलती मार्केट। अभी आपने अगेन मैं कह रहा हूं कि आपका टारगेट 1 मिनट का था ना, आपकी ख्वाहिश पे नहीं चलता वो। आप ये करें मार्केट में, डू एज रोमन्स डू। जमा करवाने के लिए तो ठीक है मैं केसर के पास गया। जी माजिद इफ्तिखार साहब, अपना सवाल कीजिए। बड़े दिनों बाद आप आए, सेशन ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है, और अभी जो है ना बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज भी हुई है ब्रीदिंग की। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है और कंपनीज की रिजल्ट्स अभी जैसे मैम ने भी बताया था कि बिलो एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं या उस किस्म के अच्छे पॉजिटिव नहीं आ रहे। तो इस स्टेज पे सर आप क्या समझते हैं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में या ब्लू चिप्स में कौन से ऐसे हैं शेयर्स हैं जो कि अपने फेयर वैल्यू के पास है, या जिनको इस स्टेज के ऊपर अकोमोडेट किया जा सकता है, या जिनके अंदर स्टेज पे सिप की जा सकती है? थैंक यू सर। माजिद भाई, जब भी मैं अपने कोर्सेज के दौरान ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीच कर रहा होता हूँ या डिस्कस कर रहा होता हूँ, टीच करना शायद बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि आप अपना जहन बनाएं कि आपने मार्केट में करना क्या है। मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो इंसान आता है जो मार्केट में प्राइस की अप्रिसिएशन को एंजॉय करता है। दूसरा इंसान वो होता है जो डिविडेंड को एंजॉय करता है। ठीक है, इसकी मिसाल इसी तरह से है कि अगर हम जिस भी शहर में हैं, उस शहर की लोकेलिटी के हिसाब से, उस शहर की डिमांड के हिसाब से हम ये देख रहे होते हैं कि भाई एक शहर है, वो ज्यादातर वहाँ पे लोअर टू मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो वहां पे हम जो प्रॉपर्टी लेते हैं, उस प्रॉपर्टी में हम ये नहीं देख रहे होते कि उसका प्राइस क्या चल रहा है, हम ये देख रहे होते हैं कि उसकी रेंटल इनकम क्या है। मिसाल है, अगर आप शायद लाहौर से हैं तो अंदरून लाहौर में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनकी प्राइसेस शायद 15-15 सालों से उस तरह से नहीं बढ़ी। या कराची की बात करें तो कराची में बहुत सारे एरियाज हैं, जमशेद रोड है, सदर टाउन है, या तारिक रोड के जो कमर्शियल एरियाज हैं, वहां पे प्राइसेस उस तरह से अप्रिशिएट नहीं की जिस तरह से बाकी एरियाज की, लेकिन वहां पे आपको रेंट जो है ना कंसिस्टेंटली मिल रहा होता है। यही चीज होती है स्टॉक्स में। आप स्टॉक को देखें कि उसने पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल की उसकी डिविडेंड एवरेज यील्ड क्या है, आप उसको देखें। आप ये ना देखें कि उसकी प्राइस क्या चल रही है। जब तक आप ये देखते रहेंगे ना, तो फिर डिविडेंड वाले स्टॉक्स में आप काम नहीं कर सकेंगे। जब डिविडेंड वाले स्टॉक्स में काम करना है तो आप ये देखें कि उसकी 5 साल की या 10 साल की उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है। डू नॉट से कि उसकी प्राइस क्या चल रही है। जी इसरार साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे एक तो पूछना था सिस्टम्स लिमिटेड का, उसका करंट प्राइस पे क्या मजीद बाइंग बनती है। सेकेंडली, जो आप अभी बात कर रहे हैं या ओवरऑल में पूछ रहा हूँ, तो ओवरऑल अगर आपका पोर्टफोलियो उसमें अगर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मीन्स फॉर डिविडेंड आप कह लें, वो 3 साल से ऊपर ही मैं कह रहा हूँ, या 5 साल, तो कितना % आप इस पोर्टफोलियो नॉर्मली आप सजेस्ट करते हैं जो एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक ट्रेडिंग के लिए, जो आप कह लें वो वीकली है, मंथली है, 2 मंथ्स का टारगेट है? देखिए, आपका नाम शायद इसरार है ना? इसरार भाई, हमेशा आपके पोर्टफोलियो में 60-40 का रेशो होना चाहिए, 35 का रेशो होना चाहिए, जिसमें 65 या 60% जो है वो स्टॉक्स होने चाहिए जो आपको डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड
जब वो आपको मिल रहा होता है ना, तो मार्केट की कंडीशन जैसी भी हो, आपको डिविडेंड इनकम जो है वो आपको हर्ट नहीं कर रही होती। हाँ, बाकी आप फिर जो रिमेनिंग 40% या 35% है वो आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए देते हैं। सिस्टम लिमिटेड का आपने पूछा, तो मेरे हिसाब से 144 से लेके 140 के बीच में इसकी बाय बन सकेगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे, कि अगर ये लेवल टूटता है, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए 136 का होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो इसमें फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, और शायद 112 तक भी आ सकता है। तो फॉर एनी बाइंग बिटवीन, जैसे मैंने कहा कि जो रेंज इसकी है 142 से 145 से 142 की रेंज के जो अगर आप बाय करते हैं, तो आपका 136 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, बीओपी के बारे में किसी ने पूछा मैसेज में, थोड़ा सा बीओपी को भी रिव्यू कर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था नादिया, मैं बैंक्स नहीं देखता, ओ हाँ, तो आई एम सो वो बड़ा सॉरी, मुश्किल हो जाएगा सॉरी फॉरगेट, वो मुश्किल हो सॉरी। जाएगा हाँ मेरे लिए। हाँ, नहीं नहीं, जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सैफी अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर ये मैं 3 स्टॉक्स का मैं फंसा हूँ। एक पीआई बीटीएल, इसकी मेरी बाइंग है तकरीबन 21.75 पैसा की। एनएमएल अच्छा, मैंने लिया हुआ 194 का, और बर्जर मैंने लिया है 111 का। तो इसमें प्लीज मुझे बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू। मैं आपको बिल्कुल एक ब्लंट आंसर दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा, जी कि सर। आप अपना स्टॉप लॉस रखें पीआईबीटीएल में 18 रुपीज एंड 30 पैसा का, क्योंकि ये लेवल टूटता है तो ये 16 रुपीज 50 पैसा से 15 रुपीज 50 पैसा तक आ सकता है। ठीक है जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है जी। और दूसरा आपने पूछा एनएमएल। एनएमएल का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा मेरे भाई 177 रुपीज का। ठीक है, और 177 पे आप थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, या 179 के आसपास एवरेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 177 का अपना स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये लेवल टूटता है तो फिर इसमें थोड़ी सी खराबी ज्यादा आ सकेगी, और ये शायद कहीं 150 तक भी ड्रैग हो सकता है। तीसरा स्टॉक कौन सा पूछा था भाई आपने? बर्जर बर्जर। पैंट 111 की बर्जर। बाइंग है। ऑलराइट जी। बर्जर पेंट में 103 का आपका स्टॉप होना चाहिए भाई। हो सकता है कि आपको शायद आज से पहले किसी ने स्टॉप लॉस का नाम बताया हो, लेकिन स्टॉप लॉस एक बहुत वाइटल टूल है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जी सर। इसमें आप जहन में रखिएगा 103 का स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। खुदा ना खास्ता ये लेवल टूटता है तो फिर ये तकरीबन 90 तक भी आ सकता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहम्मद हनीफ अपना सवाल करें। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर मैं भी आप ही की तरह हूँ, बैंक्स में बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन अब मैं जब कंडीशन देखता हूँ ना मुल्क की इकोनॉमी की और दूसरी चीजों की, तो मुझे 3-4 सेक्टर ही जो थोड़े से बेहतर लगते हैं, जिसमें फूड है, फार्मा है, ऑयल एंड गैस है, और इसी तरह मीन्स के बाकी पूरी साइकिल्स है। तो मुझे थोड़ा सा सर गाइड कीजिएगा कि अगर हम बैंक्स वगैरह जो लोग नहीं करते, तो उनको फाइनेंशियली किस किस सेक्टर में ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी ट्रेडिंग वहां करें तो वो बेटर है। एक तो मेरे पास अच्छा, ओटीसी है, मिलेट ट्रैक्टर है, कोल है, इसका स्मॉल में सर्ल है। मुझे फार्मा के बता दीजिए, फूड का कोई बता दीजिए, और ओजीडीसी मेरी 331 की बाइंग है। अच्छा, सबसे पहले तो हनीफ साहब, मैं थोड़ा सा आपको इस चीज का रिप्लाई करूंगा। आपने कहा कि आप मेरी तरह बैंक्स में काम नहीं करते भाई। पिछले 30 सालों में जब से मैं मार्केट में हूँ, चाहे मैं रिस्क मैनेजमेंट में रहा हूँ, चाहे मैं आईटी में रहा हूँ, चाहे मैं ऑपरेशंस में रहा हूँ, चाहे मैं ऑडिट में रहा हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है अपना ब्रोकेज हाउस चला रहा हूँ। इन 30 सालों में मेरा अपना पोर्टफोलियो हमेशा जीरो रहा है। मैंने कभी खुद कभी मार्केट में एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं की।
अपनी वाइफ को बताता रहता हूँ, वो करती रहती है, अपने बेटे को बताता रहता हूँ, वो करता रहता है। मैं खुद नहीं करता। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने अपने आप से एक वादा किया हुआ है कि अगर मुझसे कोई मशवरा ले रहा है तो मेरा मशवरा मेरी इन्वेस्टमेंट से परे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं बाय कर रहा हूं तो आप भी कर लो, मैं फंसा हुआ हूं तो आपको भी फंसा दूं। जो मार्केट में अक्सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अक्सर और बेशतर जो मार्केट में बेचारे लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं कि भाई वो उन्होंने एफएफएल लिया हुआ है तो लोगों को कहते हैं भाई तुम एफएफएल ले लो, भाई एफएफएल लेते रहो लेते रहो लेते रहो। वो 25 रुपए से बेचारा 18 रुपए हो जाएगा तो भी कहते हैं लेते रहो। तो मेरा ये है। और जब मैं ब्लूमबर्ग का लाइसेंस लेने के लिए गया था आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले, तो उन्होंने भी मुझसे एक ओथ साइन करवाया था। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जो भी फाइनेंशियल एडवाइजरी में काम कर रहे होते हैं उनका अपना पोर्टफोलियो जीरो होना चाहिए ताकि वो एक न्यूट्रल अनबायस्ड एडवाइजरी दे सकें किसी को भी। अच्छा, जहां तक आपने पूछा तो जो आपने सवाल किया ना भाई, वो सवाल बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब मैं नहीं समझता कि ये जो नादिया का प्रोग्राम होता है 20-25 मिनट का, इसमें उसका जवाब मैं इजीली दे सकूंगा, कोई भी नहीं दे सकेगा। आपने कहा कि भाई आप सेक्टर्स में बता दें, फार्मा में कोई स्टॉक बता दें, फूड सेक्टर में, तो मतलब 750 स्टॉक्स लिस्टेड है, वो मैं फिल्टर डाउन करने लगूंगा तो मेरे ख्याल से कोई 3-4 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। तो वो मतलब आपका जो आपने सवाल किया ना वो बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे किया है, वो इतना शॉर्ट टाइम में उसका आंसर देना पॉसिबल नहीं होगा। जहां तक ओजीडीसी का आपने पूछा, तो ओजीडीसी मैं समझता हूँ कि आपने अगर 313 पे लिया हुआ है आपने। जी सर, मैंने तो ज्यादा लेना था, लेकिन मैंने 1000 पॉइंट की 331 पे ली हुई ना, तो मैं चाह थ्री रहा था थर्टी इसको वन पे लिया एवरेज हुआ है, कर, ओहो हो। जिसको थ्री एवरेज थर्टी वन करूं से या भाई, फिर नहीं नहीं भाई, इसको तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 301 का, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है तो मेरे ख्याल से कोई 275 तक तो ये आराम से आ सकता है। ठीक है जी, 275 से 280 तक तो बड़ा आराम से आ सकता है, वहां पे एक बाय चांस लेना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं समझता कि ओजीडीसी में बाय चांस लेना चाहिए। तो सर इफेक्ट्स का बता दें। और जो फूड सेक्टर है ना, मैं एफसीपीएल को बड़े अरसे से देख रहा हूँ, वो एक ही रेंज में 3-4 रुपए में काम कर रहा है। फंडामेंटली कंपनी भी स्ट्रांग है, और इसके अगर देखे जाएं तो फ्री फ्लोट भी कम है। तो क्या आप समझते हैं कि जो कंट्री के हालात हैं, या टैक्सेस जिस तरह चल रही है, आगे ग्रो करेगा, इसको रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, या एक खास रेंज में इसमें ट्रेड कर सकते हैं? ई फूड मैं समझता हूँ कि 210 से नीचे आए ना तो इसको बाय करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है। थैंक एफ सी पी एल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको ट्रेड करना, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि अगले 3-4 महीने 95 के ऊपर की रेंज और 81 के नीचे की रेंज के अंदर ही काम करता रहे। हाँ, अगर ये 81 को तोड़ता है तो ये 74 तक आ सकता है, वहां पे फिर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बाय आइटम बन सकता है। टिल देन आप सिर्फ रेंज को प्ले करें विद स्टॉप लॉसेस एट 81 ऑन द डाउन साइड, एंड द प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुड बी बिटवीन 90 एंड 94। थैंक सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग सबसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन जो है थोड़े से शॉर्ट रखा करें। अगर आप लोग यहाँ पर बैठ के अपना पूरा पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे और एक के बाद एक सवाल, तो एक ही बंदा सवाल कर सकेगा, बाकियों को तो मौका ही नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वो जाहिर है मेरे पास भी टाइम क्या एक लिमिटेड टाइम होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल किया करें, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम से फिर मैं उन पार्टिसिपेंट्स को एंटरटेन नहीं करूंगी जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करते हैं, क्योंकि फिर वो दूसरों को मौका नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ का आप लोग खुद ही ज़रा ख्याल किया कीजिए, चाहे मैं शुरू में प्रोग्राम में बोलूँ या ना बोलूँ। बहरहाल सर, अब कल की मार्केट के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि अब वैसे भी अब 2 वर्किंग डेज रह गए हैं। कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो है क्या होगी थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट, और साथ ही साथ जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी, मैं चाहूँगी वो भी आप हमसे शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोग्राम जो है ना वो आप मेरे साथ कर लें, कोई 2-2.5 घंटे का। ठीक है, तो ओके, उसमें डन डन। वो उसमें एक इंशाल्लाह ताला लर्निंग भी
कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से लोगों की हो जाए, और जो सही। इस तरह के सवालात होते हैं ना हाँ पोर्टफोलियो हाँ हाँ मैनेजमेंट, हाँ वो भी इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा जी, बिल्कुल। ये सवाल ये सर ने जो ये कहा है, बिल्कुल हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल सर, आपको जरा सा टाइम निकालना पड़ेगा वीकेंड पे, स्पेशली संडे को अगर आप निकाल सकें, ताकि ताकि हम इतना प्रोलॉन्ग प्रोग्राम जो है वो हम अपलोड भी कर सकें। ठीक है जी मैम, हम भी इसको अस- सेकंड करेंगे, प्लीज टाइम निकालिएगा। जी जी। इंशाल्लाह कमिंग संडे तो नहीं, इंशाल्लाह रमजान में एक आध संडे कर लेते हैं। चलें, डन, इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल हम शुक्रिया। करेंगे, क्योंकि रमजान तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट पर है। जी सर। अच्छा, इंडेक्स में ना मैं समझता हूँ कि अभी ये रेंज बाउंड एक्टिविटी चलेगी शायद टिल वीकेंड भी और अगला हफ्ता भी। और ये रेंज बाउंड एक्टिविटी इसी तरह से है कि इंडेक्स शायद ऊपर 1,86,000 ना तोड़े, नीचे 1,82,000 की। अच्छा, आपको याद होगा मैंने को 30 जनवरी को या 29 जनवरी को आपके साथ एक मैसेज शेयर किया था कि शायद 9 या 11 फरवरी तक इंडेक्स 1,78,000 की या 1,79,000 की रेंज टेस्ट कर सकता है। उसके बाद हाँ फिर 172 का रेंज होगा जो जो एक अच्छा बाय सपोर्ट दिखाएगा। अगर हम देखें सही। तो इस वक्त इंडेक्स ने 1,80,000 तक की तो रेंज टेस्ट की है ना, तो मोर और लेस उस लेवल पे तो इंडेक्स आ गया। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि उस तरह से कोई अच्छा वो नहीं है कि हम ये समझे कि हाँ द द स्पेल इज ओवर। जैसे मैंने कहा कि कल और परसों के लिए कल के लिए इनफैक्ट 1,86,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल कि इंडेक्स इसको तोड़ के ऊपर खड़ा हो, और उसके बाद फिर 1,88,000 का लेवल है जो कि हम एट द एंड ऑफ द वीक तक देख सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इंडेक्स 1,80,900 का लेवल तोड़ता है, जिसके चांसेस कम हैं अभी शॉर्ट टर्म में, तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर खुदा का साथ तोड़ता है तो फिर थोड़ा सा 1,75,000 या 1,72,000 के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। टॉपिक्स की अगर बात करूं तो अभी देखें, बिल्कुल मार्केट में ना एक अगेन मैं थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा ले लूंगा, वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा सा ना आप माशाल्लाह रोज प्रोग्राम करते हैं आप लोग, ठीक है, और रोज किसी ना किसी गेस्ट को आप लोग बुला रहे होते हैं। कुछ लोग सेल्स के होते हैं, कुछ लोग ब्रोकरेज हाउस के सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं। तो और मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा ना उनसे हटके को बात करूं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको टीवी पे आके या आई मीन आपके चैनल पे आके हाँ ये कहता रहूं कि भाई आप बस आप बाय करें, बस आप बाय करें। नहीं, हाँ ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं तो मेरे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जवाब देने की, ठीक है ना जी। जी। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट में कोई खराबी नहीं है, एक मिनट के लिए अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट में कोई खराबी नहीं है, ऑल इज वेल, ठीक है, अगर ऑल इज वेल वाला सिनारियो है तो वॉल्यूम्स क्यों नहीं आ रहे? मतलब यही यही मार्केट थी और हाँ यही चीज हम देख रहे थे। तो दिसंबर में वॉल्यूम जो थे वो हमारे 1 अरब पे जा रहे थे, जनवरी के शुरू में सही। 1-1 अरब पे जा रहे थे। आज हम 700 मिलियन पे, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ, कि एसी 100 की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल अगर बात करूं तो हम 700 मिलियन, 800 मिलियन, 600 मिलियन पे आके मार्केट थक जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप मार्केट में बाय करें, तो इसका मतलब मैं भी बाय कर रहा हूँ ना। अगर मैं मार्केट में बाय नहीं कर रहा तो मैं ये मेरा जवाब बनता ही नहीं है कि मैं आपको बोलूं बाय करूं। देखिए सही। ना, एक सीधी सी बात है ना, अगर अगर मार्केट में बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे होते या मार्केट में बड़े प्लेयर्स काम कर रहे होते तो वॉल्यूम नजर आ रहा होता ना। वॉल्यूम तो नहीं है मार्केट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में हर कोई वेट एंड सी कर रहा है। जब मार्केट में हर कोई वेट एंड सी कर रहा है तो आप भी कर लो। मतलब आप कोई अलग, हम तो मखलूक पैदा नहीं हुए ना, हम भी वही लोग हैं ना जो मार्केट के, जो इस वक्त 2.5-3 लाख जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं में हमारा शुमार है ना। हम कोई अलग से तो काम नहीं कर रहे। तो बेहतर है कि जब मार्केट वेट एंड सी की अप्रोच पे काम कर रहे हैं तो आप भी कर लें, और वेट एंड सी में फिर आप शॉर्ट टर्म प्ले करें। शॉर्ट टर्म प्ले का मतलब ये भी हो सकता है कि आप इंट्राडे कर लें। अब तो खैर T+1 हो गया तो वैसे भी इंट्राडे इतना आसान हो गया है, नहीं कर सकते। एक आध दिन देखते रहें, चीजें समझ में नहीं आती, स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो जाए। जरूरी नहीं है कि, अब देखिए ना बहुत सारे लोग हैं, अभी ओजीडीसी बेचारे का वो 10% पोर्टफोलियो खत्म हो चुका है, 231 पे 331 पे दिया हुआ, हाँ 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 300 के लेवल पे ओजीडीसी खड़ा हुआ है, तो 10% तो उड़ गया ना। इसी तरह पीआईबीटी किसी ने 21 रुपए के लिया हुआ, 19 रुपया खड़ा हुआ है। तो ये क्या फायदा है भाई? अब 10-10 15-15% आपका पोर्टफोलियो उड़ जाता है, वो रिकवर करने में आपकी फिर इतना टाइम लग जाता है, तो फायदा क्या?
ऐसा ही है। बेहतर है कि भाई फिर अपने पोर्टफोलियो को अपनी इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को इस तरह मार्केट में लौटाने का फायदा तो नहीं है ना। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल। तो सर आपकी जो तो इसलिए टॉपिक बेहतर है कि वेट एंड सी की अप्रोच के साथ काम करें, थोड़ा थोड़ा काम करें। थोड़े थोड़े काम में आप टीआरजी इंट्राडे के लिए कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 68, ऊपर 74 77 जाए आप निकल जाएं, सही। ताकि फिर ये कि आपके बाद दूसरा मौका मिल जाए। हाँ इसी हाँ तरह से हाँ। क्या कहते हैं, ये मैंने बताया था एनसीपीएल अगर 71 के आसपास आता है इसको बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 69, आप ऊपर सही 78 पे काट के निकल जाएं। तो इस तरह से आप काम करते हैं ना, अभी छोटा छोटा काम करें। ज्यादा मैं नहीं समझता कि फरवरी का महीना को इतना फ्रूटफुल वैसे भी नहीं रहा हिस्टोरिकली मार्केट के लिए। तो सही बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा काम करें और निकलते रहे, कोई मसला नहीं है। सही, फर्ज बिल्कुल नमाज तो है नहीं कि पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल रखनी चाहिए आप लोग सबको। और थैंक यू सो मच सर इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।